ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि पचौरी आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं मैथ्स की बेहतरीन क्लासेस, जिसमें आप पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक। बहुत मजा आने वाला है। आप क्लास में मेहनत से पढ़ते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना सिलेबस हमें कवर करना है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में वाई ग्रुप, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हो, या फिर और किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स जैसे पुलिस या फिर लेखपाल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में आपके लिए मेरी ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल फील होंगी। तो आज मैं आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि मैथ्स स्पेशल में कितना सिलेबस आता है और कितना आप पढ़ते हैं, आपने क्या पढ़ा, क्या है पढ़ना जरूरी, आप उन सब चीजों को देखेंगे। यहां मैं आपको बताऊंगा कि कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, किस एग्जाम्स के लिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है रवि पचौरी और मैं कॉम्पिटिटिव फील्ड से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। मैं भी किसी टाइम पे आप लोगों की तरह एक कॉम्पिटिटर था, बहुत मेहनत की, जब जाकर बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए और मेरी सक्सेस की सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं 2013 से। जैसा कि आपके सामने इस स्लाइड पर मेरे अभी तक के सारे क्वालिफाइड एग्जाम सिलेक्शन विद रोल नंबर्स दिए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी सिलेक्शन की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया 2013 से। सबसे पहले मैंने एसएससी के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम, जो कि अभी प्रेजेंट में नहीं होता है, ये वैकेंसी अभी एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती है। जब हम पढ़ा करते थे उस टाइम पर यह वैकेंसी एसएससी के थ्रू निकलती थी। तो एसएससी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 2013 में मैंने क्वालिफाई किया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। लेकिन जब जॉब का इतना हमें जुनून नहीं था, हमने बिल्कुल एंजॉयमेंट में एग्जाम दिया, तो हमने जॉब को ज्वाइन भी नहीं किया। हमने सोचा कि अभी और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने यूपीएससी सीडीएस 2013 में क्वालिफाई किया, जिसमें मैंने एसएसबी को लास्ट राउंड तक फाइट किया और उसके बाद मैंने जॉब को ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद एसएससी सीपीओ 2014, इसके बाद एसएससी सीजीएल 2014, देन सीडीएस 2014, फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर। उसमें आते ही सीपीओ 2015, एमपी पुलिस एसआई 2015, एफकेट 2015, एलआईसी एडीओ 2015 और सबसे लास्ट 2018 में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम युवा विकास अधिकारी मैंने क्वालिफाई किया था। आप देख रहे होंगे कि पूरी लिस्ट में इसमें बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें यूनिफॉर्म का जॉब है। बहुत जुनून था, बहुत शौक था यूनिफॉर्म की जॉब करने का, लेकिन जैसे जैसे हमें ये जॉब मिलती गई वैसे वैसे हमारी उम्मीदें और ज्यादा होती गई। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा सिलेक्शन लेने के बाद मैंने आज तक जॉब क्यों नहीं किया। जॉब करते करते हमें ऐसा पता चला कि ये जॉब हमारे लिए नहीं है, हमें और आगे जाना है। तो हम और उसी जुनून से आगे बढ़ते गए और एग्जाम्स को क्वालिफाई करते गए। मैं अभी भी एक एस्पिरेंट हूं, मैं यूपी पीसीएस की अभी एग्जाम दे रहा हूं और 2018 पीसीएस प्री क्वालिफाइड हूं। आई एम गोइंग फॉर मेंस और पढ़ने पढ़ाने का जुनून है मेरे साथ। मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ हूं। मैंने कई बड़े प्लेटफॉर्म पर भी टीचिंग की है, पैरामाउंट में मैंने क्लासेस ली हैं, महिंद्रा में मैंने क्लासेस ली हैं। तो पढ़ाने का जुनून जो एक इतने टाइम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं आज पढ़ा भी रहा हूं और अपने एग्जाम सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहा हूं। तो इन सब सर्विसेज को पाने के बाद, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद हम अपने आप को कहीं और देखने की सोचते थे, तो अभी भी हम पढ़ा रहे हैं और अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं।
इतना कंपटीशन से जुड़ने के बाद हमने जो एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा मैं आपके साथ। किसी भी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेटा क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। जब लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो उसमें से आप समझो कि 20 लाख स्टूडेंट्स, 50 लाख स्टूडेंट्स पूरा एग्जाम या पूरा पेपर सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन किस तरह से हमें उस भीड़ से अलग होना है, किस तरीके से हमें उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, वो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और टाइम टाइम पर आपको लाइव भी बताएंगे, लाइव भी आप लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमें एग्जाम को क्वालिफाई करके आगे पहुंचना है। तो बेटा ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं आपके मैथ्स के सिलेबस पर, जो आपको कवर करवाएगा कोई भी एग्जाम जिसमें नॉन टेक्निकल मैथ्स की आपको जरूरत पड़ती है। आप इतना सिलेबस पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जाम्स को पूरी तरीके से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। स्पेशल मैथ्स की हम बात करें तो इसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज अरिथमेटिक एंड वन इज एडवांस। अरिथमेटिक के टॉपिक में आपको बताता हूं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज बेसिक। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टॉप मोस्ट लेवल तक जाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, आप मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहें और चीजों को समझते रहें। बेसिक, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, नंबर सिस्टम, सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ट्रू डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, ट्रेन, रेस, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज एंड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अरिथमेटिक के अंदर मैंने आपको ये 27 यानी कि 27 चैप्टर बताए हैं। बेटा आपने आज तक जहां भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, बहुत सी जगह इतने सिलेबस को भी कवर नहीं करवाया जाता है जो मैंने आपके साथ अभी रखा हुआ है या शेयर किया हुआ है। इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपके किसी भी एग्जाम्स का कोई भी सिलेबस रह नहीं जाता है, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। बात करें अगर हम एडवांस की, तो एडवांस में हम कवर करेंगे मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। 2D इज डिफरेंट एंड 3D इज डिफरेंट। इसके बाद हम चलेंगे ज्योमेट्री पे, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैंने 11 चैप्टर्स यानी कि 11 चैप्टर्स आपको एडवांस में दिखाए हैं। इतने चैप्टर्स या इतने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को पूरा पढ़ पाएंगे। एक नजर आपको सिलेबस पर डालना जरूरी है कि आपको पढ़ना कितना है, आपको कितना पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और आज तक आपने कितने सिलेबस को कंप्लीट किया है। तो इतने चैप्टर्स को मैं यहां पे आपके सामने कवर करवाऊंगा। इसके बाद किसी भी चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट किसी एग्जाम में नहीं रहेगी। चलते हैं बेटा आगे। स्टार्ट करना चाहूंगा मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ये वो चीजें हैं जो हमने फील की अपनी लाइफ में। मैंने आपको अपनी लिस्ट बताई एग्जाम्स की, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जॉब्स कैसी थी, यूनिफॉर्म वाली। बचपन से ही जुनून था यूनिफॉर्म पे, और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए जिस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और हम जैसे टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका भी नाम रोशन करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये चीज हमने भी फील की और आप भी उसे फील करें। सारे जहां की चमक फीकी पड़ जाती है कंधों पर लगे इन सितारों के आगे। जिस दिन यूनिफॉर्म पहनते हैं और रैंक आप कंधे पे पहनते हैं तो सारे जग की भी चमक आपको उन सितारों के आगे धुंधली लगने लगती है। तो बेटा मैं यही चाहूंगा कि ऐसे मोटिवेशन के साथ आप अपनी जुनून में लग जाएं, पढ़ाई में लग जाएं, और हमने जितना भी एक्सपीरियंस अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड में लिया है हम आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है उसको भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो बेटे चलते हैं फिर अपने इंट्रोडक्शन और मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपनी आगे क्लास पर। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट
जिसे बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। आप पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स सभी पढ़ते हैं, बहुत लोग मैथ्स पढ़ते हैं, सभी लोग एग्जाम को पूरा करते हैं, लेकिन आप भीड़ से अलग किस तरह से हैं, आप भीड़ से कैसे अलग बनेंगे? उसी पेपर को, उसी एग्जाम को आपको भीड़ से जल्दी सॉल्व करना है, तब आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन के और कैलकुलेशन के। तो जब भी हम मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें बेटे हमें जल्दी से जल्दी टाइम खराब ना करते हुए जब भीड़ से आगे निकलने होता है तो बहुत फास्टली कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। उसमें हेल्पफुल होता है डिजिटल कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम के जब हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हम बहुत बड़ी भीड़ से कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने अपनी पहली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना जरूरी समझा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक कैलकुलेशन आसान कैसे करना है, अपना टाइम सेव कैसे करना है, एक बात इस पे कर लें। तो बेटा यहां पे आप देख रहे होंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो डिजिटल सम को हम समझते हैं कि डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डिजिटल सम जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। वन इज डिजिटल एंड वन इज सम, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इस डिजिटल टर्म की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बेटा ये मिलकर बना है किससे? डिजिट से। और डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? डिजिट को हिंदी में हम कहते हैं अंक। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा आपको। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि मैंने मैथ कभी नहीं पढ़ी है, या मैथ से डर लगता है, या मैं मैथ्स नहीं समझ पाता हूं, तो आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आप उछलेंगे, आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में, आप समझने लगेंगे कि मैथ्स क्या चीज है। आप इन चीजों को बस मेरे साथ मेहनत से पढ़ते रहें। तो डिजिट को हम हिंदी में कहते हैं अंक। इस प्लेटफॉर्म पर मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूं, तो जो ये थोड़ी सी लिखावट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है डिजिटल बोर्ड पर, तो डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा सा उसे आप मैनेज करने की कोशिश करें। 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब हम क्लास लगातार करेंगे आप लोगों के साथ, तो लिखावट में भी सुधार होगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा टर्म हम बात करते हैं, दिस इज सम। सम को आप सबको पता है हिंदी में क्या कहते हैं? योग। और योग मतलब किसी भी चीज को जोड़ना। अगर हम बात करें दोनों को जोड़कर अंक एंड योग, तब हमें पता चलता है डिजिटल सम का मतलब अंकों का योग। तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं कि डिजिटल सम का मतलब क्या हुआ। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या के अंकों का योग कहलाती है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या के अंकों का योग कहलाती है, या फिर हम इंग्लिश में कहें तो डिजिटल सम उसी को कहते हैं। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर, उसी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सम। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताता हूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम करेंगे, मैंने यहां पर एक नंबर लिख दिया, मैं लिखता हूं यहां पर 21। अगर हम इसके डिजिटल सम की बात करें तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, यानी हमें क्या मिला बेटा? 3, वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। तो यहां पर मैंने देखा बेटा 21 का डिजिटल सम या अंकों का योग क्या होगा? 3। मैं अगर बात करता हूं यहां पर 53 और इसके डिजिटल सम की बात करूं तो डेट इज 5 + 3, और हम क्या कहेंगे कि 53 के अंकों का योग क्या हुआ बेटे?
8। अगर मैं बात करता हूं 74 और इसके डिजिटल सम की बात करूं तो दैट इज 7 + 4, तब हमें मिलेगा दिस इज 11। एक बात यहां पर मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा बेटे, 11 डिजिटल सम नहीं है, 11 डिजिटल सम नहीं है। जब तक हम सिंगल डिजिट में नंबर को नहीं ले आते हैं तब तक हम उसे उस संख्या का डिजिटल सम नहीं कहेंगे। तो जैसे ही हमें यहां पर 11 मिला, हम एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे और हम कहेंगे 1 + 1 दैट इज 2। तो डिजिटल सम की अगर हम बात करें तो 74 का डिजिटल सम बेटा हमें कितना मिला? 2। मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं 121 और बात करता हूं डिजिटल सम की कि 121 का डिजिटल सम क्या होगा। तो मैं लिखूंगा 1 + 2 + 1 और मैं कहता हूं दिस इज 4। तो 4 121 के अंकों का योग होगा। मैं यहां पर आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 85। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं 8 + 5 हमें मिलता है 13। तो 13 को अभी हम डिजिटल सम नहीं कहेंगे, अभी हम कहेंगे 1 और 3 को अगेन हम यहां पे जोड़ेंगे और हमें मिलेगा 4, यानी कि 485 के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम होगा। बेटे मुझे लगता है कि यहां तक की बात में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में जरूर क्लियर करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया 21 का, 53 का, फिर मैंने आपको एक 74 के एग्जांपल से यह भी समझाया कि डिजिटल सम हम जब कहेंगे जब सिंगल डिजिट में हमें सम मिलने लगेगा। इसके बाद मैंने एग्जांपल दिया आपको 121 का, इसके बाद आपको एग्जांपल दिया किसका? 85 का। तो आपको सभी अंकों का डिजिटल सम यहां पर मिला होगा। चलते हैं आगे। और समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को। नए कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों मैंने आपको भी बताया 21, इसके बाद मैंने आपको बताया था 53, इसके बाद मैंने आपको बताया था 74, इसके बाद मैंने आपको बताया था 121। इन सभी संख्याओं के डिजिटल सम को अभी मैंने आपको बताया था। अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। मैं अगर 21 को 9 से डिवाइड कर दूं, मैं अगर 21 को 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शेष, कितना मिलेगा? हमें रिमाइंडर मिलेगा 3। ठीक है बच्चों, अगर मैं 53 को डिवाइड कर दूं 9 से तो कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें? हमें रिमाइंडर मिलेगा कितना बच्चों? रिमाइंडर मिलेगा 8। अगर मैं 74 को 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा बच्चों कितना? रिमाइंडर मिलेगा 2। कैसे? 9 8 72 और 2 मिलेगा रिमाइंडर। मैं 121 की बात करूं और इसको 9 से डिवाइड कर दूं, 121 को 9 से डिवाइड कर दूं तब मुझे रिमाइंडर मिलेगा बच्चों कितना? 4। तो यहां पर अभी हमने पीछे ये चीज समझी थी कि अंकों का योग क्या है। आप उसी चीज को रिलेट करिए मेरे साथ यहां पर कि जब मैंने 21 के अंकों का योग देखा तो था 3 और जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर था 3। इसके बाद मैंने जब 53 के अंकों का योग किया तो 5 और 3 ने मिलकर बनाया 8 और जब मैंने 9 से भाग किया तो रिमाइंडर आया जी कितना? 8। बच्चों जब मैंने 74 में 7 और 4 को जोड़कर अंकों का योग बनाया तो 11 बना था और 11 के 1 और 1 ने जुड़कर बनाया था 2 और जब मैंने इसमें 9 से भाग किया तब रिमाइंडर कितना मिला? 2। और ऐसे ही जब मैंने 121 में 9 का भाग किया तो रिमाइंडर कितना मिला बच्चों? 4। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़कर, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़कर हम एक चीज समझते हैं यहां पर कि यदि किसी संख्या में 9 से भाग कर दिया जाए
तो जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वही उस संख्या का डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा बच्चों, यदि किसी संख्या में 9 से भाग कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे हमने अभी डिजिटल सम देखा था, तो रिमाइंडर में हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो यहां से हमने दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ा और एक नई चीज सीखी। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाजकता का नियम। अगर हम किसी संख्या के अंकों के योग को 9 से विभाजित करते हैं और पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये कहता है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का विभाजकता का नियम। अब जब डिविजिबल होती है तो अंकों के योग में भाग करने पर जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या को भाग करने पर हमें प्राप्त होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़कर हमने यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर किसी संख्या में 9 का भाग करते हैं तो मिलने वाला रिमाइंडर ही उस संख्या के अंकों का योग होता है। अब इस चीज का यूज क्या है? जब से मैंने आपको इतनी चीजें पढ़ाई हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ के एक कॉन्सेप्ट बताया है, इन चीजों का एप्लीकेशन क्या है, हमारे यहाँ इसका एप्लीकेशन क्या है, हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वहां पर इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इससे हमें एक चीज ये मिलती है, अगर हम इसकी बात करें, यहां से हम इस चीज को निकालते हैं कि हमें एक चीज पता चला कि रिमाइंडर ही अंकों का योग होगा, और अंकों का योग होगा तो आप सभी ने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं टेबल। टेबल सबने पढ़े हुए हैं। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। मैंने टेबल इस तरीके से पढ़ी है, जैसे 9 की टेबल है तो हम इस 9 की टेबल को कैसे लिखते हैं बेटा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, and 9 × 3 is 27, and 9 × 4 is 36, and so on। आप टेबल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो भी 9 का मल्टीपल, टेबल होता क्या है बच्चों, टेबल क्या होता है, मल्टीपल ही होता है, किसी संख्या का गुणज होता है। पहाड़े को हम बोलते क्या है, पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसी संख्या का मल्टीपल यानी कि गुणज होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि 9 का कोई भी मल्टीपल हम लें तो उसके अंकों का योग हमेशा क्या निकल के आता है, 9। इसका डिजिटल सम देखें तो 9, इसका डिजिटल सम देखें तो 9, ऐसे ही इसके बाद 45, 54, 72, 90, यानी 9 का अगर कोई मल्टीपल है तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा। ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट? एक बार दोबारा से इस पर निगाह डालिए कि जो भी 9 का मल्टीपल होगा उसका अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 9 होगा हमेशा। ये आप एग्जाम्पल से यहां पर देख सकते हैं। अब इतनी चीजें हमने पढ़ी, अब आप देखिए कि हम इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे। इस चीज को हम अप्लाई करेंगे, मैं यहां आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी अप्रोच लगाएंगे। एग्जाम में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं लिखता हूं 2.739 मल्टीप्लाई बाई 9.9 मल्टीप्लाई बाई 2.598 मल्टीप्लाई बाई 0.37। आपके सामने एक ऐसी कैलकुलेशन आई एग्जाम में, आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, या आप किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके की आपकी कैलकुलेशन आती है। बच्चों अभी हमने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है आपके पास, अगर आपको डिजिटल सम की नॉलेज नहीं है तो आप या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे एग्जाम में, या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे इतनी लंबी कैलकुलेशन, या फिर आप क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यूनिट डिजिट पूरे मल्टीप्लिकेशन की क्या बन रही है, और उस यूनिट डिजिट को हम देख लेंगे ऑप्शंस में, जिसकी भी यूनिट डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा। लेकिन बच्चों कंपटीशन टफ होता जा रहा है, आपको चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम मिलेगी। आप उस यूनिट डिजिट को देख करके या इकाई के अंक को देख करके इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते।
फिर मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आप छोड़ देंगे या आप यूनिट डिजिट देखेंगे, या आपके पास एक और ऑप्शन है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और आप आंसर दे देंगे। आपकी कैलकुलेशन जब बहुत अच्छी है तो मैं आपको डिजिटल सम का एप्लीकेशन बताऊंगा कि डिजिटल सम का एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों आपने यहां पर देखा कि 9.9 एक मल्टीपल है 9 का, जिसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 1.1। अगर ये जो नंबर है 9 का मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीपल यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी ऑटोमेटिकली 9 का मल्टीपल हो जाएगा। और अभी एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 9 का मल्टीपल के अंकों का योग हमेशा 9 होता है। आप किसी भी सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी तरीका नहीं लगाएंगे, आप सीधा ऑप्शन उठाएंगे और ऑप्शन में एक ऐसा आंसर देखेंगे जिसके अंकों का योग 9 है और आप उसे टिक करेंगे। ये अप्रोच चाहिए आप सभी को। आज एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सामने ऐसी कैलकुलेशंस बहुत आएंगी, आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। अगर आप ऐसी अप्रोच लगाते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लाखों की भीड़ से पीछे चल रहे हैं। आपको यह कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको नजर पे नहीं रखनी है, आपको नजर को सुधारना है। एग्जाम्स में आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा आपकी निगाह 9.9 पे होनी चाहिए कि 9 का मल्टीपल है हमारे पास। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को तो छेड़ना ही नहीं है, आपको सीधा देखना है ऑप्शन, जिसके भी अंकों का योग 9 होगा वही आपका आंसर होगा। बच्चों मेरी आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम आगे समझते हैं एक और चीज। अभी हमने 9 के मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझा और आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। अभी हम बात करते हैं कि जैसे अभी तो ये मल्टीपल में देखा हमने, अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं 92, क्लियर, मैं कहता हूं यहां पर 91, मैं कहता हूं यहां पर 93, मैं कहता हूं 94, मैं कहता हूं 95। अभी मैं आपको एक चीज यहां से समझाऊंगा। जब मैंने यहां से देखा 92 तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1 + 1, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये कितना हो गया, ये एलेबोरेट करते हैं पूरा, दिस इज 11। और इससे आगे जब हम और जाएंगे तो 1 + 1 = 2। ठीक है बच्चों, मैं अगर 91 की बात करूं तो 9 + 1 और इसको हम कहेंगे 10, और आगे जब हम इसको सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो 1 + 0 = 1, और आगे की अगर मैं बात करता हूं तो 9 + 3 दैट इज 12, और आगे जब इसको लेके जाएंगे तो 1 + 2 = 3। 94 की अगर मैं बात करता हूं 9 + 4 दैट इज 13, और जब इसको हम आगे लेके जाएंगे तो 1 + 3 = अब जरा नजर को बोर्ड पे अच्छे से लगाइए। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो डिजिट है वही इसके अंकों का योग मिला हमें, ये जो डिजिट है वही इसके अंकों का योग मिला हमें, ये जो डिजिट है वही इसके अंकों का योग मिला हमें, और ये जो डिजिट है वही इसके अंकों का योग मिला हमें। ऐसे ही हम जब 95 का करेंगे तो हमें अंकों का योग मिलेगा 5। जैसे मैं यहाँ पे 9 + 5 14 एंड 1 + 4 = 5। तो बेटा एक नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैं किसी भी संख्या में 9 लगा दूं या 9 जोड़ दूं तो उसके अंकों के योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? एक बार मैं दोबारा कहता हूं, अगर मैं किसी संख्या में 9 लगा दूं और या मैं कहूं कि 9 जोड़ दूं
तो उसके अंकों के योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मुझे इस 9 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चुटकियों में सवाल उड़ाएंगे, आप सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन चुटकियों में करेंगे। आपको ये 2-3 कॉन्सेप्ट बस अच्छे से समझने हैं बेटा। अगर मैं यहां पे एक नंबर ये लिख देता हूं 981722 981722, आपने मुझसे कहा अंकों का योग बताइए। मैंने यहां पर अंकों का योग बताया जी, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, और 27 और 2 29। तो जब मैंने इसके अंकों का योग देखा तो दैट इज 29, और 29 को जब मैं करूंगा 2 + 9 तो दैट इज 11, और 11 को दोबारा से कर दूंगा मैं 1 + 1 तो मुझे अंकों का योग मिलेगा बेटे 2। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो कितना मिलेगा 2। लेकिन जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो इसमें टाइम खराब करने की जरूरत थी ही नहीं। जब किसी संख्या में हम 9 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैंने इस 9 को हटा दिया, 8 और 1 9, इस 9 को हटा दिया, 7 और 2 9, इस 9 को हटा दिया, क्या बचा आपके पास 2। लो जी, 1 सेकंड में आपको पता चला कि अंकों का योग क्या होगा 2। जहां भी आपको 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस 9 से अंकों के योग पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आपको उस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पास में एक संख्या ये लिख देता हूं 531427। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं इसके अंकों का योग निकालूंगा तो 5 और 4 9 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 और 2 9 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा मेरे पास 3 और 1, और 3 और 1 मिलके बना देंगे 4। तो इस संख्या के अंकों का योग बच्चों हो जाएगा कितना 4। आया समझ में? जहां तक मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस चीज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो अभी आप इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि आगे इसके एप्लीकेशन में आपको कितना मजा आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम इसे अपने एग्जाम्स पे अप्लाई कैसे करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे इसकी बात देखते हैं हम। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, इनफ है। आप इतने कॉन्सेप्ट के बाद देखिए अभी आप कैसे उछलेंगे क्वेश्चन करेंगे जब। अब आप देखिए आपके पास आ गया 57 × 48 × 36, 57 × 48 × 36। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिले, लेकिन आप अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे एग्जाम में तो ऐसा तो जरूर है कि ऐसी कैलकुलेशन आपको जरूर आएगी। ऐसी चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते टाइम आपके सामने जरूर सामने आएगी। तब आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या ऑप्शन होंगे। जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है वो पहले 57 का मल्टीप्लाई करेगा जी। ठीक है, वो पहले 57 का मल्टीप्लाई करेगा किसमें 48 में। ठीक है जी, जितनी देर में आपने 57 में 48 का मल्टीप्लाई किया, सिलेक्शन वाला स्टूडेंट क्वेश्चन करके निकल लिया, वो आपसे बहुत आगे जा चुका है। क्लियर? फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई आप 36 में करेंगे और आप टिक लगाएंगे आंसर पे कि ये हमारा आंसर होगा। मे बी कहीं कैलकुलेशन की भी मिस्टेक हुई तो आपको आंसर गलत भी हो सकता है। दूसरा तरीका आपको बता देता हूं, आप जाएंगे यूनिट डिजिट पे कि पहले इकाई का अंक चेक कर लेते हैं, और जैसे ही हमने इसका इकाई का अंक चेक किया 6 8 48 और 8 7 56, इकाई का अंक आएगा 6 और सभी ऑप्शन में हमने देखा इकाई का अंक 6। अभी आप उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नाम की, उसको देखो कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने अपनी नजर पैनी करी, क्वेश्चन को देखा, कैलकुलेशन को देखा, तो आपको मिला 3 + 6 = 9। यानी कि पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है
वो 9 का मल्टीपल है। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब 9 का मल्टीपल हो गया तो आंसर वही होगा जिसके सम ऑफ डिजिट यानी कि डिजिटल सम 9 होगा। ये चीज मैं अभी आपको समझा चुका हूं बड़े अच्छे से कि 9 के मल्टीपल का डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। बस आपने जैसे ही 9 देखा इसमें, आपको अब ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो आपने तुरंत क्या किया, बस ऑप्शन पे कार्रवाई शुरू कीजिए। 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। 8 4 12 और 6 18, दोबारा से 9 9 18 जोड़ने की जरूरत नहीं है। बचा 7 नहीं है, डिजिटल सम होना चाहिए 9। इससे हमें पता चला कि ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा हमने देखा 9 9 9 कैंसिल, इन्हें जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमने देखा 6 और 4 10 और 8 18, और जब मैं 18 का डिजिटल सम निकालता हूं तो बेटा क्या मिलता है 9। यानी जैसे ही मुझे अंकों का योग 9 पता चला, मुझे पता चल गया कि इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा 984996। चलो एक दोनों ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं जो आगे बचे हुए हैं। यहां हमने देखा 9 9 कैंसिल आउट, 8 8 16, 4 20 और 6 26, और जब हम 26 को जोड़ देंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 8। यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसकी बात करें हम तो 9 9 कैंसिल आउट, 6 5 11 और 4 15 और 8 23, और 23 की बात करेंगे तो डिजिटल सम क्या होगा 5। यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगर आपको ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप विद इन सेकेंड्स में टिक मार के आगे निकल लेंगे अपने एग्जाम में। तो आपने क्या किया, आपने नजर देखी 3 और 6 पे, जैसे ही आपको 9 दिखा आंसर में फटाफट ढूंढने लग जाइए कि किसका सम ऑफ डिजिट 9 है, वही आपका आंसर होगा। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार और देखिए आप, यहां आपको 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम को करेंगे तो हो सकता है कि ऐसी कैलकुलेशन आपके सामने कई बार आएगी, और आप क्या करेंगे, आपके पास वही ऑप्शन, सबसे पहले अब 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन 3 बार देख करके या तो दिमाग में आएगा क्वेश्चन छोड़ने का, या फिर दिमाग में आएगा कि हम इसको इकाई के अंक से कर लेते हैं। तो इकाई का अंक 9 1 9 और 9 2 18, यानी इकाई का अंक आएगा 8। और जब मैंने देखा ऑप्शंस में इकाई का अंक 8 सब जगह है, यानी हम इससे भी नहीं बता सकते कि हमारा आंसर क्या आएगा। अब हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हमने देखा 5 3 8 8 2 10, और 10 के अंकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों 1। आगे चलते हैं, 8 6 14, 14 और 1 15, और 15 के जब हम अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 + 5। जब हम यहां देखते हैं 7 4 11 और 11 9 20, और 20 के अंकों का योग करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा 2। अभी हमने पूरे मल्टीप्लिकेशन को करके देखा, 2 6 12, 12 1 12, हमें मिला 12, और 12 के अंकों का योग हमें मिलेगा 3। बस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब क्वेश्चन पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है ऑप्शन पे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 3 होगा, हमें ये चेक करना है। और मैंने आपको अंकों का योग देखने का तरीका बताया है, 9 18 27, जो भी 9 के मल्टीपल्स होंगे उनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां से देखना शुरू करते हैं, 4 3 7 3 10 और 8 18, यानी कैंसिल आउट, ये हमारे सम में कोई फर्क नहीं डालेंगे। 9 वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 8 और 3 11, और 11 से डिजिटल सम बनेगा कितना 2, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये हमने कैंसिल आउट, ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हम यहां चलते हैं, 4 3 7 3 10 और 8 18, जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। 9 ऑटोमेटिकली काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर हमने देखा कि 8 और 1 9, तो ये भी क्या हो गया जी 9। तो यहां पर भी हमें क्या मिला, हमें सम ऑफ डिजिट मिल गया जी 9, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, 4 3 7 3 10 और 8 18, इसके बाद 9 कैंसिल आउट, और हमने देखा 8 और 4 12, और 12 पे जब हम सम ऑफ डिजिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3।
जैसे ही हमने देखा कि इसका भी सम ऑफ डिजिट 3, आंख बंद करके टिक लगाइए और आगे चलिए। क्या आपको लगता है कि आप इतने टाइम में इसको सॉल्व कर सकते थे या आप इसका आंसर निकाल सकते थे? नहीं, आपको एग्जाम में बैठकर एक राइट अप्रोच का यूज करना होता है जो आपको बाकी भीड़ से आगे लेकर जाए। एक बार इस ऑप्शन को भी हम यूज कर लेते हैं। 4 3 7 3 10 8 18, 9 कैंसिल आउट, 8 2 10 और 10 की बात करें तो डिजिटल सम आएगा 1, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो आंसर इज सी। चलते हैं बच्चों, आ रहा होगा समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ होगा इन दोनों क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने को बहुत मिलता होगा आपको। ये क्वेश्चन आपको एक बैंकिंग वालों को या फिर आप बात करें एसएससी में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत देखने को मिलेंगे। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि आप इसको बड़ी आसानी से जोड़ कर पाएंगे इतने टाइम में, जितने टाइम में हमें चाहिए? लेकिन आप जब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए 7 6 13 5 18, यानी कैंसिल आउट, इसको जोड़ने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 2 7, यानी इसका जो डिजिटल सम हमें मिला, कितना मिला? 7। दूसरे का देखते हैं हम, 9 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, 4 3 7 और 8 15, और 15 का डिजिटल सम क्या बनेगा बच्चों? 6। इसकी बात करें हम तो 5 और 4 9 कैंसिल आउट, तो 7 3 10 5 15, और इसका डिजिटल सम क्या बनेगा जी? 6। अब आप देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 7 - 6 + 6, 6 6 कैंसिल आउट, यानी जिस भी ऑप्शन के अंकों का योग 7 होगा वही आपका इस लंबे चौड़े क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी आप ऑप्शन उठाना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन पे आपको टाइम खराब करना ही नहीं है। आपने ऑप्शन उठाया 8 और 1 9, कैंसिल आउट, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और आपने देखा 5 और 2 7, आपने तुरंत आंसर पर टिक लगाया और आप अगले क्वेश्चन पे चलते बने। आप देखिए एक बार कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जब आपके सामने होता है तो नॉर्मल वे में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो 1 घंटे में IBPS RRB का एग्जाम का टाइम होता है 45 मिनट, कैसे आप इतने क्वेश्चंस को टैकल करेंगे? तो वहां आपको जरूरत होती है एक राइट अप्रोच की और टाइम कम से कम लगे। आया होगा बेटा समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत देखने को मिलता होगा क्वेश्चन आपको, सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि 44% ऑफ 125 निकाल करके 75% ऑफ 840 यानी 840 में आप जोड़ दें और जब आप आंसर निकालें इसका, और आप बहुत आगे जा पाएंगे? बताइए। तो यहां पर इन चीजों को बहुत कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां यूज हो रहा है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? 44% इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 100। अब यहां पर मैंने देखा कि अंकों का योग 8 एंड डिवाइडेड बाई 1, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हमने देखा कि परसेंट का डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये यहां पर मैं लिख दूं 0.48, तब हम इसको कैसे लिखते हैं? 48/100। तो यहां भी फिर से सम कितना हो गया? 1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप बात करेंगे परसेंट की और पॉइंट की, जब आप बात करेंगे परसेंट की और पॉइंट की, तो डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सीधे सीधे अपने डिजिटल सम पर काम कर सकते हैं, हमें परसेंट और पॉइंट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे, अच्छे से चलते हैं अभी समझते हुए। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, 44% ऑफ 125, तो 4 और 4 8, ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई, ऑफ या का मतलब क्या होता है? गुणा, मल्टीप्लाई। तो 4 और 4 8,
मल्टीप्लाई 5 2 7 और 1 8, 8 और 8 कितने हो गए 64, और 64 का सम ऑफ डिजिट यानी कि डिजिटल सम कितना हो गया 6 4 10, और 10 का बन गया जी कितना 1। यानी इतना बड़ा एक्सप्रेशन और इसका मतलब क्या है 1। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इतनी जल्दी आप 1 नहीं बना सकते इसको। आपने जैसे ही डिजिटल सम लगाया तो ये आपका पूरा स्टेप खत्म, इसका मतलब है 1। सम ऑफ डिजिट कितना है 1। इसकी बात करें 7 और 5 12, और 12 का डिजिटल सम हो गया 3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 8 और 4 12, और 12 का सम ऑफ डिजिट कितना हो गया बच्चों 3। 3 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब हमें मिला कितना 9। यानी पहले एक्सप्रेशन का मतलब 1, दूसरे एक्सप्रेशन का मतलब 9, और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तब हमें मिलता है 10, और इसका जो फाइनल सम ऑफ डिजिट हमें मिलेगा दैट इज दी 1। क्वेश्चन को भूल जाइए, अब आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें जिस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 1 होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम यहां से चले, ऑप्शन चेक किया 6 6 6 18, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम चलते हैं 6 8 14 और 5 19, और जब हमने 19 को चेक किया तो 9 और 1 10, और डिजिटल सम हमें मिला क्या 1। यानी आपने विद इन 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर किया, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी इसको करना एग्जाम में आसान नहीं है। 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आपने आंसर किया 685, और आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन भी आपको कई बार मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में, आपके एग्जाम में भी कई बार आपको मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते करते एक ऐसे स्टेप पे पहुंच जाएं तो आपको लगता है कि आप इसे एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे और आप एक आंसर निकालेंगे। जी नहीं, आप अप्रोच का यूज करेंगे जो आपने अभी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ा है। देखिए कैसे विद इन सेकेंड्स इनका आंसर निकलता है। 5 5 10 2 12, नजर को तेज करना होगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए नजर को तेज करना होगा बेटा। 5 5 10 2 12, और 12 का डिजिटल सम जो हो गया वो हो गया 3। 1 और 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये जो पूरा का पूरा हमारा स्टेप है ये हमें देता है बच्चों 6। 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इतना बड़ा जो स्टेप था वो एक छोटी सी डिजिट में बनके तैयार हो गया। दूसरे की बात करें 3 3 6 3 9, और 9 का मल्टीपल कुछ भी हो, सम क्या होता है 9। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि 9 के मल्टीपल में कैसी भी संख्या आए उस पूरे टर्म का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 9। यानी इतने बड़े टर्म को हमने कैसे लिख दिया 9। इस पे हमने देखा 2 and 2, यानी सम ऑफ डिजिट कितना हो गया प्लस का 4। अभी हमने देखा 6 - 9, 6 4 10, और 10 में से 1 9 जो है माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। यानी इस पूरे स्टेप का मतलब हमें मिला क्या सम ऑफ डिजिट 1। अब आप एक चीज देखिए, हमें जवाब देना है क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई हो रहा है 11 यानी कि 11 में। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, इसका जो डिजिटल सम है हमें बनाएगा कितना 2। हमें एक ऐसी वैल्यू का आंसर करना है जिसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो वो हमें डिजिटल सम 1 बनाकर दे दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 10, और 10 का डिजिटल सम हमें मिलेगा 1। यानी हमें जो नंबर चाहिए वो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो हमें डिजिटल सम में 5 बना के दे, और उस 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है मैच करेगा और वही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है। देखो जल्दी जल्दी करना है। 5 4 9 गिनने की जरूरत नहीं, 9 को गिनने की जरूरत नहीं। 4 और 4 8 और 6 14, और 14 को जब हम डिजिटल सम में निकालते हैं तो कितना होता है 5। आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चन को आपने
विद इन सेकेंड में सॉल्व कर दिया, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, विद इन सेकेंड में आपने इसको सॉल्व कर दिया। यही एक अप्रोच है, यही आपका एग्जाम को फाइट करने का तरीका है कि आप कैसे उस एग्जाम को फाइट करेंगे और एक बहुत बड़ी भीड़ से आगे चलेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व किया। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, यहां से स्टार्ट होता है डिवीजन। अभी तक हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ क्वेश्चंस को देखा परसेंटेज के साथ, पॉइंट के साथ। यहां से स्टार्ट होता है डिवीजन कॉन्सेप्ट। तो डिवीजन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये डिजिट्स हैं जो किसी कैलकुलेशन में आपके डिवीजन में आएंगी। तो जब कोई डिजिट 1 किसी संख्या के डिवीजन में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम पे, 1 का डिजिटल सम 1 ही रहता है, और 1 से अगर हम डिवाइड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं 2 का, जैसे मैं कहता हूं कि किसी संख्या में मैंने डिवाइड कर दिया 2 का, x कोई संख्या है और इसमें डिवाइड कर दिया 2 का, तो जब डिवीजन के हम डिजिटल सम की बात करते हैं तो हम एक ऐसा पेयर चुनते हैं जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में डिजिटल सम 1 बना दे, तो उससे हमें कैलकुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 का पेयर हम होता है 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये बनाएगा 10 और डिजिटल सम बना देगा 1। तो 2 का पेयर 5 के साथ हम 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और 5 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। इससे हमें डिवीजन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो हमें 1 के रूप में सॉल्व हो जाती है और डिवीजन में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ऐसे ही पेयर की बात करें तो 2 का पेयर 5 के साथ, 4 का पेयर 7 के साथ, 4 7 28, 8 और 2 मिलके 10 बना देते हैं और डिजिटल सम 1 बन जाता है। ऐसे ही हम बात करें 8 का पेयर 8 के साथ, 8 8 64 और 64 6 और 4 मिलके 10 बनाते हैं और डिजिटल सम हो जाता है 1। यानी 2 और 5 का पेयर आपस में डिवीजन के लिए, 4 और 7 का पेयर आपस में डिवीजन के लिए, और 8 का पेयर 8 से। अब मैं बात करूं तो डिवीजन में जैसे ही मुझे 7 मिला, मैं 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 1 बना सकता हूं। जैसे ही मुझे 8 मिला, मैं 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या करता हूं, उसे 64 से 10 बना देता हूं और डिजिटल सम 1 बन जाता है। और किसी भी रेशियो में या डिवीजन में किसी संख्या का गुणा करो या किसी संख्या का भाग करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर हम चल के देखते हैं आगे कि डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर यह चीज़ कैसे लागू होती है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है या ऐसी कोई कैलकुलेशन आपको मिलती है, तो आपने यहाँ पे देखा सम ऑफ डिजिट 5 और 4 9, 5 और 4 9, इसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखा 3, तो यहाँ पे हमें मिला डिजिटल सम 3। नीचे की बात करें तो 5 और 4 9, इसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे बचा 1। यानी ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 3 है वही हमारा आंसर होगा। हमने चेक किया 7 3 10 और 1 11, और 11 के अंकों का योग क्या होगा 2, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। इसको हमने चेक किया 7 और 2 9, इसको जरूरत नहीं है, बचा क्या 3। जैसे ही हमें पता चला कि 723 के अंकों का योग 3 है, वही हमारा इतने बड़े डिवीजन का आंसर होगा। यहां पर अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते करते इतना टाइम निकल जाता है, आप पूरा एग्जाम टाइम के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो हमने जस्ट देखा, अपनी पैनी नज़र को गड़ाया कि सम ऑफ डिजिट क्या बन रहा है, बस मैच कराइए कौन से ऑप्शन में उतनी ही सम ऑफ डिजिट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जिसमें हमें दिख रहा है इतना बड़ा नंबर डिवाइडेड बाई 644। मैंने यहाँ पे देखा सम ऑफ डिजिट की अगर बात करूँ
6 और 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 2 कैंसिल। मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या में अगर 9 को जोड़ते हैं तो अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर मैंने देखा कि बचा 5 और 2, यानी कि सम ऑफ डिजिट 7। अगर नीचे की बात करूं तो 4 4 8, 8 और 6 14, और 14 के अंकों का योग क्या बनेगा? 5। बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि जब ऐसी डिवीजन हमारे सामने आती है तो 5 की पेयर किसके साथ होती है? 2 के साथ। तो हमें डिनोमिनेटर में 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर और मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे, जो हमें नीचे 10 बना देगा और डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब नीचे की वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास बन गया 14 और सम ऑफ डिजिट हो जाएगा कितना? 5। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 5 है वही हमारा इस क्वेश्चन का, इतने बड़े डिवीजन का आंसर होगा। चेक करते हैं एक बार। 8 2 10 5 15, 15 7 22, 22 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। इसको हमने चेक किया, 7 3 10 और 8 18, यानी 18 तो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है। अब बचा हमारे पास क्या? 5, और हमें चाहिए था 5, यानी बिना काट पीट किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हमें इस डिवीजन का आंसर सम ऑफ डिजिट से पता चला कितना आएगा? 5738। आ रहा है समझ में? आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा एप्लीकेशन है हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड में, जहां हम बहुत अलग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और सिलेक्शन की ओर टाइम कंज्यूम होने से बचा सकते हैं अपने एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 5 and 4 9 and 6 3 9, 9 और 9 बन गया 18 और 18 का डिजिट सम 9। या फिर आप यहीं छोड़ दीजिए कि जैसे ही 5 और 4 9 हमें मिला तो डिजिट सम कितना हो जाएगा? 9। अब नीचे हमने देखा 3 and 2 मिलके बनाएंगे 5। अब हम किसी भी डिवीजन की प्रॉब्लम में क्या करते हैं? हमें डिनोमिनेटर जो है 1 करना होता है। तो 5 की पेयरिंग किसके साथ बताई थी? 5 की पेयरिंग बताई थी 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे एंड मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर। नीचे हमारा 10 बनेगा, 10 का डिजिट सम 1 बनेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एक चीज देखिए, ऊपर है 9 का मल्टीपल, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसके सॉल्यूशन जो आएगा ये 9 का मल्टीपल है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 9 के मल्टीपल का डिजिटल सम भी 9 ही होगा। तुरंत जल्दी फटाफट से हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम जो है 9 होगा। तो हमने यहां से देखना शुरू किया, 5 and 4 9, 7 8 और 1 9, 9 9 9 18 और 18 का बनेगा कितना? 9। यानी तुरंत हमें पता चला आंसर होगा 141.75। हम बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहां पर हमने देखा 549 ऐड करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम 1, यानी ये आंसर नहीं होगा। 549 यानी डिजिटल सम रह गया 1, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसकी बात करें 549 बचा के हमारे पास 1 and 1 2, इसका आ गया 2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आपने देखा होगा कि कैसे हम इन कैलकुलेशंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये देखिए आपको ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल किसी में भी देखने को मिल सकता है। एंड फोकस करें तो मेनली रेलवे में, आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देंगे। क्या आपको लगता है कि आप 3.75 का क्यूब ओपन करें, उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड करें, स्क्वायर ओपन करें, 6.5 घटाएं और भाग करके आंसर करें? अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है
तो किसी दूसरे क्वेश्चन को पहले करें जो आप इससे कम समय में कर सकें, क्योंकि सभी क्वेश्चन के मार्क्स बेटे इक्वल होते हैं। हमें स्कोर तक पहुंचना है, हमें विद इन टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम इसमें डिजिटल सम का एप्लीकेशन करें, देखिए आप कैसे फटाफट आंसर निकाल पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन की डिजिटल सम 7 3 10 5 15 और 15 का जो डिजिटल सम बनेगा 1 और 5 6। तो इस टर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब बनेगा 216, जिसके सम ऑफ डिजिट की अगर हम बात करें तो 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो यहां पर हमें मिला क्या जी 9। अगर मैं इस पूरे टर्म की जगह 9 डिजिटल सम की बात करता हूं और 9 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि ये 9 का मल्टीपल हो गया, और 9 का मल्टीपल होते ही क्या हुआ, इसका सम ऑफ डिजिट 9 बनेगा। तो ये पूरा टर्म जो सम ऑफ डिजिट हमें देगा वो देगा 9। तो हम बात करते हैं 9 प्लस 1, ये तो ऊपर की जो वैल्यू बनेगी 10, यानी कि सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम 1। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो 7 और 5 12, और 12 का डिजिटल सम मिलके बनाएगा कितना, 1 और 2 3। तो जब इस टर्म की हम बात करेंगे इस टर्म के लिए, तो ये बनाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 और 5 11, और 11 का सम ऑफ डिजिट 2, 1 प्लस 1। तो यहां हम देखेंगे 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो नीचे वाले पूरे टर्म का जो हमें डिजिटल सम बना ये क्या हो गया 7। अब मैंने अभी आपको डिवीजन रूल बताया था। डिवीजन रूल में मैंने आपको बताया था कि पेयरिंग से हमें डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बनाना होता है। तो 7 की पेयरिंग बताई थी किससे, 4 से। तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो जैसे ही हमने देखा कि नीचे बना 28 और 28 का डिजिटल सम 1, तो अब डिनोमिनेटर से हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमने देखा कि पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आएगा 4। इतने बड़े क्यूब और स्क्वायर गुणा भाग को करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें एक ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसके अंकों का योग होगा 4। चेक करते हैं। जैसे ही हम चेक करेंगे तो यहां से 7 और 2 9 को गिनने की जरूरत नहीं है, अंकों का योग हो गया 5, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। यहां से हमने देखा 7 और 5 12 और 4 16, और 16 के अंकों का योग हो गया 7, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसकी बात करते हैं हम 9/5। 9/5 को जब हम करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 5 की पेयरिंग होती है 2 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 9 2 18, और 18 के अंकों का योग होता है 9, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। 8 और 5 13, और 13 के अंकों का योग होता है 4, यानी हम तुरंत देख करके ऑप्शंस को देख करके इतने बड़े क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जहां इस क्वेश्चन में काफी टाइम लग सकता था एग्जाम में, आपने उसको सेकंड्स में सॉल्व किया। यही चीज आपको एक अच्छे स्कोर तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 408 मल्टीप्लाई बाई 3058 और डिवाइडेड बाई 9452। जब आप इंटरेस्ट पढ़ेंगे अरिथमेटिक में तो हो सकता है कि आपके सामने ऐसी कैलकुलेशन आ जाएं और मिलेंगी बहुत। तो कैसे टैकल करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर इतना टाइम खराब करें और आपका टाइम कंज्यूम हो जाए कैलकुलेशंस में, तो उससे बचने के लिए आप करेंगे डिजिटल कॉन्सेप्ट। तो डिजिटल सम जब हम लागू करेंगे 8 4 12, और 12 का जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना होता है 3, यानी ये पूरा टर्म जो हमें बना के देगा, ये पूरा टर्म हमें बना के देगा क्या 3। 8 4 12, और 12 का हो जाएगा 3। इस टर्म की अगर हम बात करें तो 5 3 8, और 8 8 16, और 16 का डिजिटल सम हो जाएगा कितना 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 ये हमें देगा 21,
और 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। 9 को कैलकुलेट करना नहीं है, 5 और 4 अगेन 9 हो गए, इनको जोड़ना नहीं है, तो हमारे पास रह गया जी कितना 2, जो हमें बना के देगा 2 और हमारे पास बन के तैयार हुआ 3/2। मैंने आपको बताया था कि जब डिवीजन कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 1 बनाना होता है। तो 2 की पेयरिंग किसके साथ थी, 2 की पेयरिंग थी 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाई 5 नीचे एंड मल्टीप्लाई बाई 5 ऊपर। तो जैसे ही हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, डिनोमिनेटर में सम ऑफ डिजिट 1, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और हमारे पास हो गया 5 3 15, और 15 का मतलब डिजिटल सम इज 6। ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं एक बार चेक करेंगे। 3 2 5 और 1 6, जैसे ही डिजिटल सम देखा हमें मिला 6, तुरंत हमने आंख बंद करके ऑप्शन लगा दिया कि यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। दूसरों को भी चेक करते हैं। 5 3 8 और 1 9, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 3 7 और 1 8, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 3 3 6 और 1 7, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ तक हमने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस को देखा कि किस तरीके से हम इनका एप्लीकेशन अपने सब्जेक्ट में कंपटीशन के एग्जाम में कर सकते हैं और बहुत बड़ी भीड़ से बेहतर करके एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो आज इस एप्लीकेशन को हम यहीं पूरा करते हैं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एक अच्छे एप्लीकेशन को देखेंगे जो आपको परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में और बाकी अदर एवरेज के टॉपिक में मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा कि आप कैसे बिना सॉल्व किए हुए आंसर को टेक कर सकते हैं और आंसर को पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके आगे के एप्लीकेशन। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सभी को जय हिंद, बाय बाय।